सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं हम 184 डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। एक एक पॉइंट हम प्रॉपर तरीके से लेते हैं, एक एक पॉइंट हम प्रॉपर तरीके से समझ लेते हैं, है ना। सबसे पहले तो आप हेडिंग से समझो कि सेक्शन क्या कहना चाह रहा है। सेक्शन ये कहना चाह रहा है कि जो डायरेक्टर है, पहली बात तो सेक्शन किस पे एप्लीकेबल हो रहा है? डायरेक्टर पर। कंपनी सेक्रेटरी पे लग रहा है क्या? नहीं। मैनेजर पे लग रहा है क्या? नहीं। किस पे लग रहा है? केवल डायरेक्टर पर। एंड डायरेक्टर को बोला है कि आप अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज करो। डायरेक्टर को बोला है कि आप क्या करो? अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज करो, ठीक है। अब बोले इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मतलब क्या? इंटरेस्ट और कंसर्न। इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं पहले अपन, फिर सेक्शन पर आते हैं, है ना। बोले कंपनी क्या है? तो बोले कंपनी है आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन है मतलब कंपनी का फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, कंपनी की हमारी तरह बॉडी नहीं है, कंपनी का हमारी तरह माइंड नहीं है ना। तो कंपनी सोचती है क्या? किसके थ्रू? डायरेक्टर के थ्रू। कंपनी एक्ट करती है क्या? किसके थ्रू? डायरेक्टर के थ्रू। कंपनी की बॉडी है क्या? बोले हाँ है। कौन है? डायरेक्टर है। तो सारा काम किसके थ्रू होता है? डायरेक्टर के थ्रू। कंपनी में सारा काम करते कौन है? डायरेक्टर्स करते हैं, है ना। एंड डायरेक्टर की ड्यूटी बनती है कि केवल और केवल कंपनी के इंटरेस्ट में काम करें, कंपनी के बेनिफिट के लिए काम करें। अपने पर्सनल इंटरेस्ट में काम नहीं करना है। डायरेक्टर की ड्यूटी बनती है कि जो भी ट्रांजैक्शन वो कंपनी के बिहाफ पर कर रहे हैं, जो भी ट्रांजैक्शन वो कंपनी के बिहाफ पर कर रहे हैं, वो ट्रांजैक्शन केवल कंपनी के बेनिफिट के लिए होना चाहिए, वो ट्रांजैक्शन केवल कंपनी के इंटरेस्ट में होना चाहिए, डायरेक्टर के पर्सनल इंटरेस्ट में नहीं। ऐसा क्यों? बोले कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी का फिजिकल एग्जिस्टेंस है नहीं, कंपनी की बॉडी है नहीं, तो कंपनी जज नहीं कर पाएगी कि जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो कंपनी के लिए अच्छा है या खराब। करेगा कौन जज? डायरेक्टर्स करेंगे। वही तो काम करते हैं कंपनी के बिहाफ पर। ये चीज आई समझ में? तो डायरेक्टर की फिर ये ड्यूटी बता दी है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो, कोई भी अरेंजमेंट हो, कोई भी एग्रीमेंट हो, कोई भी ट्रांजैक्शन हो, है ना। ये तो जनरल वर्ड पकड़ लिए मैंने। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो, कोई भी अरेंजमेंट हो, किसी भी तरह का एग्रीमेंट हो, किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन हो, जो कंपनी के बिहाफ पर कौन कर रहे हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर रहे हैं। ऑब्वियसली करेंगे कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही करेंगे। कंपनी के बिहाफ पर कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो जो डायरेक्टर्स हैं, अगर इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, इस अरेंजमेंट में किसी भी डायरेक्टर का कोई पर्सनल इंटरेस्ट हो, पर्सनल इंटरेस्ट मॉनिटरी हो सकता है, पर्सनल इंटरेस्ट रिलेटिव वाला हो सकता है, फ्रेंड्स वाला हो सकता है। बोले क्या मतलब? चलो एक ट्रांजैक्शन लेते हैं। मान लो कंपनी है ना। कंपनी एक फैक्ट्री प्रीमाइसेस परचेस करना चाहती है ना। अब कंपनी के बिहाफ पर ही फैक्ट्री परचेस करने का डिसीजन कौन लेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्यों? क्योंकि कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है। ईच एंड एवरी डिसीजन विल बी टेकन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। क्योंकि कंपनी तो ले नहीं सकती, क्योंकि कंपनी तो क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है। आपको समझ में आया? अब मालूम पड़ा ये फैक्ट्री प्रीमाइसेस शर्मा जी की है। एंड शर्मा जी कौन है? बोले वन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी। मान लो इस कंपनी के अंदर 7 डायरेक्टर है, उनमें से एक कौन है? शर्मा जी। एंड ये फैक्ट्री प्रीमाइसेस किसकी है? शर्मा जी की। तो इस फैक्ट्री प्रीमाइसेस में शर्मा जी का क्या हो गया? पर्सनल इंटरेस्ट। अब कंपनी ये फैक्ट्री प्रीमाइसेस परचेस करने का क्या करती है? जो कॉन्ट्रैक्ट करती है उसमें शर्मा जी क्या हो गए? पर्सनली इंटरेस्टेड। अब शर्मा जी यहां अपने लिए काम करें कि कंपनी के लिए काम करें? अच्छा, शर्मा जी की ड्यूटी क्या बनती है? कंपनी के लिए काम करने की या अपने लिए काम करने की? कंपनी के लिए काम करने की। अब अगर कंपनी के लिए काम कर रहे हैं तो वो कंपनी के बिहाफ पर क्या है?
बायर हैं, एंड बायर के रूप में उनकी ड्यूटी क्या बनती है, बोले लीस्ट कॉस्ट के अंदर, है ना, कम से कम कॉस्ट के अंदर उन्हें क्या मिल जाए, अच्छी से अच्छी प्रॉपर्टी मिल जाए, अच्छी से अच्छी बिल्डिंग मिल जाए। आप समझ रहे हो, जबकि वो शर्मा जी खुद गुड्स सेल भी कर रहे हैं, वो प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, तो एज अ सेलर वो क्या चाहेंगे, हायर से हायर प्राइस मिले उन्हें। नहीं समझा आप भाई, शर्मा जी कंपनी के डायरेक्टर हैं, एंड कंपनी जो प्रॉपर्टी परचेस कर रही है वो शर्मा जी से ही कर रही है। अब शर्मा जी से जब प्रॉपर्टी परचेस कर रही है कंपनी, तो कंपनी के बिहाफ पे भी डिसीजन शर्मा जी ले रहे हैं एज अ बायर, एंड शर्मा जी जो प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, तो शर्मा जी के बिहाफ पे भी डिसीजन शर्मा जी ले रहे हैं, बट एज अ सेलर। अगर शर्मा जी अपने पर्सनल इंटरेस्ट में सोचें तो एज अ सेलर वो चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा प्राइस मिल जाए इस प्रॉपर्टी की, जबकि वो कंपनी की बिहाफ पर काम कर रहे हैं, तो एज अ बायर उन्हें कम से कम कॉस्ट के अंदर बेस्ट प्रॉपर्टी में लेनी चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। आप समझ रहे हो मेरी बात। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर शर्मा जी यहां बायस्ड हो जाएंगे, वो यहां पार्शियलिटी कर सकते हैं, जरूरी नहीं करें बट कर तो सकते हैं। एक नॉर्मल इंसान तो यही सोचेगा कि यार इसका तो यहां पर्सनल इंटरेस्ट आ गया, अगर इसका पर्सनल इंटरेस्ट आ गया तो ये तो क्या करेगा, चाहेगा कि कंपनी ज्यादा से ज्यादा प्राइस में खरीद ले। हो सकता है इस प्रीमाइसिस से बेटर ऑप्शन कंपनी के पास हो, बट वो इन ऑप्शन को रिजेक्ट कर देगा। वो तो क्या बोलेगा, मेरी प्रॉपर्टी सबसे अच्छी है, मेरी ही प्रॉपर्टी खरीदी जाए। आप समझ रहे हो मेरी बात। तो अगर डायरेक्टर का इस तरह से पर्सनल इंटरेस्ट आ गया है, अगर डायरेक्टर का इस तरह से पर्सनल इंटरेस्ट आ गया है, तो यार वो इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले पाएगा। और अगर वो इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले पाएगा तो ऐसी सिचुएशन में बट नेचुरल है कि वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा रादर देन प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ कंपनी। हम नहीं चाहते ऐसी कोई सिचुएशन आए, हम नहीं चाहते डायरेक्टर के सामने ऐसा कोई धर्म संकट आए। तो क्या, तो फिर हमने डायरेक्टर को बोला है कि अगर तेरा इस तरह का पर्सनल इंटरेस्ट हो गया तो हमने तेरे को एक नाम दे दिया है, क्या, बोले इंटरेस्टेड डायरेक्टर। जिस डायरेक्टर का किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, अरेंजमेंट में, एग्रीमेंट में, ट्रांजैक्शन में, जिस डायरेक्टर का किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, एग्रीमेंट में, अरेंजमेंट में, ट्रांजैक्शन में जो कंपनी कर रही है, उसमें अगर उसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पर्सनल इंटरेस्ट है, मॉनेटरी और अदरवाइज, पर्सनल इंटरेस्ट है मॉनेटरी और अदरवाइज, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हमने उसको बोला है, एक तो तेरा इंटरेस्ट डिस्क्लोज कर, एक तो तू क्या कर, अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज कर। यही तो हेडिंग है, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट। यही तो हेडिंग है ना हमारा। क्या हेडिंग है, बोले डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट। डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट मतलब आप है ना कंपनी को इंटीमेट करो। क्या इंटीमेट करो, कि भाई हमारा तो इस ट्रांजैक्शन में इंटरेस्ट है, आप इंटीमेट कर दो। कैसे करना है, क्या है, वो मैं सब बता रहा हूं। मैं आपको सेक्शन का ओवरव्यू दे रहा हूं, फिर नोट्स में से अपन एक एक पॉइंट पढ़ लेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना। तो एक तो उसकी ड्यूटी बता दी, आप अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज कर दो, मतलब आप बता दो ये जो प्रीमाइसेस आप परचेस कर रहे हो ना, ये प्रीमाइसेस मेरी है, मेरा इसमें पर्सनल इंटरेस्ट है, ठीक है। फिर आपने इंटरेस्ट डिस्क्लोज किया, मतलब आप कौन से डायरेक्टर हो गए, बोले आप इंटरेस्टेड डायरेक्टर हो गए। फिर इंटरेस्टेड डायरेक्टर हो तो अब ये जो डिसीजन कंपनी को लेना है, जिसमें डायरेक्टर मतलब कौन थे यहां पर, शर्मा जी, उनका क्या हो गया, पर्सनल इंटरेस्ट हो गया, ये जो डिसीजन लेना है। तो फिर शर्मा जी जो हैं इस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे अगर वो पब्लिक कंपनी के डायरेक्टर हैं तो। मतलब डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट तो सारी कंपनी के डायरेक्टर को देना है, चाहे वो पब्लिक कंपनी का डायरेक्टर हो, चाहे वो प्राइवेट कंपनी का डायरेक्टर हो, सबको देना है। बट पब्लिक कंपनी का डायरेक्टर डिस्क्लोज करने के बाद भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ना तो वो वोट दे सकता है, ना वो कोरम के लिए काउंट होगा, है ना, ना वो डिस्कशन में पार्टिसिपेट करेगा। बट कि प्राइवेट कंपनी वाला वोट भी दे सकता है, कोरम के लिए भी काउंट होगा, एंड डिस्कस भी कर सकता है आफ्टर डिस्क्लोजिंग इंटरेस्ट। वापस से
डायरेक्टर चाहे प्राइवेट कंपनी का हो चाहे पब्लिक कंपनी का, वापस से डायरेक्टर चाहे प्राइवेट कंपनी का हो पब्लिक कंपनी का, अगर उसका पर्सनल इंटरेस्ट है तो एक तो वो इंटरेस्ट डिस्क्लोज करे, तो डिस्क्लोजर के प्रोविजन तो प्राइवेट कंपनी पर भी लग रहे हैं एंड पब्लिक पर भी लग रहे हैं। फिर क्या, मतलब प्राइवेट कंपनी का डायरेक्टर अगर इंटरेस्ट डिस्क्लोज कर देता उसके बाद उसकी जिम्मेदारी खत्म, वो उस डिसीजन में पार्टिसिपेट भी करेगा, वोट भी देगा, सब कुछ। बोले क्यों, बोले प्राइवेट कंपनी के अंदर डायरेक्टर के पास ही लगभग सारी शेयर होल्डिंग होती है यार, प्राइवेट कंपनी के अंदर पब्लिक इंटरेस्ट तो होता ही नहीं है, प्राइवेट कंपनी के अंदर फैमिली कंसर्न ही है, सब कुछ अपना ही है, तो वो प्रॉपर्टी भी अपनी है, कंपनी के अंदर पैसे भी अपने हैं, तो ठीक है आप कर लो, बट डिस्क्लोज कर देना। डिस्क्लोज करने के बाद आप उस ट्रांजैक्शन के बारे में डिस्क्लोजर देने के बाद पार्टिसिपेट भी कर सकते हो, वोट भी दे सकते हो, कोरम के लिए काउंट भी हो गया। लेकिन अच्छा ये पढ़ चुके हैं, कोरम वाले प्रोविजंस के अंदर पढ़ा चुका हूं, कोरम का जो सेक्शन पढ़ा था हमने उस सेक्शन 174 के अंदर मैं पूरा आपको ये बता चुका हूं, बट क्योंकि यहां आया है तो मैं वापस से बता रहा हूं। फिर क्या बोला है, बट अगर वो पब्लिक कंपनी का है तो ना डिस्कशन में पार्टिसिपेट करेगा, ना वोट देगा, ना कोरम के लिए काउंट होगा। ऐसा कहां लिखा है, अभी सेक्शन बता रहा हूं उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। एंड मना करने के बावजूद अगर आपने किया है तो आपकी पोस्ट खाली हो जाएगी, या जो भी है वो अपन देख लेते हैं। अब मैं आपको डिटेल प्रोविजंस बता देता हूं, है ना, ठीक है। एक बार वापस से मैं ब्रीफ कर रहा हूं। सबसे पहले क्या बोला, कोई भी डायरेक्टर हो, पब्लिक का हो चाहे प्राइवेट का, अगर वो कंपनी जो भी ट्रांजैक्शन कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, एग्रीमेंट कर रही है, अरेंजमेंट कर रही है, उसमें उसका पर्सनल इंटरेस्ट है, डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, तो उसे अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना है। कब डिस्क्लोज करना है वो मैं बता रहा हूं। डिस्क्लोजर के बाद क्या, तो बोले अगर वो प्राइवेट कंपनी का है तो डिस्क्लोजर के बाद वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकता है, पर अगर वो पब्लिक कंपनी का है तो नहीं। क्यों, क्योंकि पब्लिक कंपनी में पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है, सीधी सी बात है, ठीक है। अब बोल दिया है एवरी डायरेक्टर, ये वर्ड बताता है कि प्रोविजन सारे डायरेक्टर पे लग रहे हैं, चाहे वो पब्लिक कंपनी का डायरेक्टर हो चाहे वो प्राइवेट कंपनी का डायरेक्टर हो, सभी डायरेक्टर के ऊपर ये प्रोविजन लग रहे हैं, क्योंकि वर्ड क्या दिया है, एवरी डायरेक्टर, ठीक है। शेल डिस्क्लोज, शेल मतलब कंपल्सरीली, ऑप्शन नहीं है। शेल डिस्क्लोज इज कंसर्न और इंटरेस्ट। कंसर्न और इंटरेस्ट का मतलब समझ में आया ना आपको, ठीक है। काहे के अंदर, तो बोले कंपनी या कंपनीज या बॉडी कॉर्पोरेट या फर्म या दूसरा कोई भी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल है। जैसे मैं किसी कंपनी का डायरेक्टर हूं, मान लो मैं रिलायंस कंपनी का डायरेक्टर हूं, अब रिलायंस कंपनी किसी दूसरी कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन कर रही है, उस दूसरी कंपनी में मेरा इंटरेस्ट है। या रिलायंस कंपनी किसी दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट के साथ ट्रांजैक्शन कर रही है, उस दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट में मेरा इंटरेस्ट है। या रिलायंस कंपनी किसी फर्म से ट्रांजैक्शन कर रही है, उस फर्म में मैं पार्टनर हूं, मेरा इंटरेस्ट है। या रिलायंस कंपनी किसी भी एसोसिएशन ऑफ पर्संस के साथ, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल के साथ ट्रांजैक्शन कर रही है जिसमें मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है, तो मैं इंटरेस्ट क्या कर दूं, डिस्क्लोज कर दूं, ठीक है। हाँ, अगर मेरी उन कंपनी में शेयर होल्डिंग है, मेरी उन कंपनी में शेयर होल्डिंग है तो मुझे शेयर होल्डिंग भी डिस्क्लोज करना है। पहला पॉइंट वापस से, पहला पॉइंट क्या बोलता है, प्रोविजन सारे डायरेक्टर्स पे लगते हैं। फिर डायरेक्टर्स की क्या बनती है, ड्यूटी। क्या ड्यूटी बनती है कि अगर उनका कोई भी कंसर्न या इंटरेस्ट है, उनका क्या है, कोई भी कंसर्न या इंटरेस्ट है, किसके अंदर, बोले किसी कंपनी में। कौन सी कंपनी, जिसके साथ मेरी कंपनी ट्रांजैक्शन कर रही है। किसके अंदर, बोले किसी बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर। कौन सा बॉडी कॉर्पोरेट, बोले जिसके साथ मेरी कंपनी ट्रांजैक्शन कर रही है। बोले किसी फर्म में इंटरेस्ट है, बोले कौन सी फर्म, बोले जिसके साथ मेरी कंपनी ट्रांजैक्शन कर रही है। बोले आप बता दो यार। और किसी एसोसिएशन ऑफ पर्सन में हो, सोसाइटी के साथ ट्रांजैक्शन कर रही हो तो सोसाइटी के अंदर आप बता दो। क्या बताना है, बोले अपना नेचर ऑफ इंटरेस्ट बताओ और आपकी कोई शेयर होल्डिंग हो तो वो भी बता दो। पहला पॉइंट समझ में आया। पहले पॉइंट में हमें यह बताया है कि हमें इंटरेस्ट का डिस्क्लोजर करना है। कब करना है, तो बोले एक तो राइटिंग में करना है, कौन से फॉर्म में, MBP1 में। एक तो जो डिस्क्लोजर है वो राइटिंग में जाएगा, कौन से फॉर्म में जाएगा, फॉर्म नंबर MBP1 में, मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स। कब जाएगा, तो बोले पहली बोर्ड मीटिंग में जाएगा। ये अपॉइंटमेंट से चालू कर दिया है। बोले जैसे रिलायंस कंपनी है,
है ना, रिलायंस कंपनी में शर्मा जी का अपॉइंटमेंट हुआ। तो अपॉइंटमेंट के बाद जो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग वो पार्टिसिपेट करता है, अपॉइंटमेंट के बाद जो पहली बोर्ड मीटिंग में वो पार्टिसिपेट करता है, उसमें वो अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज करेगा। कौन से फॉर्म में? MBP 1 में। सेम प्रोविजन बेटा मैंने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के केस में पढ़ाए थे आपको। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वही 3 पॉइंट है वैसे के वैसे, बट रिपीट कर लेते हैं, है ना। बोले फिर क्या? तो बोले वो जो डिस्क्लोजर दिया है ना वो उस फाइनेंशियल ईयर तक वैलिड है। जैसे सपोज करें डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हुआ है 15 मई 2022 को, डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हुआ है 15 मई 2022 को, मतलब कौन सा फाइनेंशियल ईयर? बोले 2022-23, है ना। कब चालू हुआ? 1 अप्रैल 22 को। कब खत्म हो रहा है? कब खत्म हो रहा है? तो बोले मार्च 23 को, है ना। तो इस डेट पर उसका अपॉइंटमेंट हुआ। तो इसके बाद जो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग वो क्या करे? पार्टिसिपेट करे। मान लो इस डेट के बाद पहली बोर्ड मीटिंग इस डेट के बाद होती है, बोले कब हुई? बोले 2 जून को ही। 2 जून को मीटिंग हुई। 2 जून की मीटिंग में वो आया, अपने साथ क्या लेकर आए? MBP 1 लेकर आए और इंटरेस्ट का डिस्क्लोज कर दे कि मैं इन फर्म के अंदर पार्टनर हूं, मैं इन कंपनियों का शेयर होल्डर हूं, मेरी शेयर होल्डिंग इतनी है, मैं इन कंपनीज का डायरेक्टर भी हूं, मेरे रिलेटिव इन कंपनी के डायरेक्टर हैं, उनकी होल्डिंग इतनी है। वो सारी चीजें आप MBP 1 प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट के अंदर आपको डिस्क्लोज करना है। ये चीज आई समझ में? वापस से तो जैसे डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हुआ 15 मई 2022 को, तो 15 मई 2022 के बाद, उसके डेट ऑफ अपॉइंटमेंट के बाद जो पहली बोर्ड मीटिंग में वो पार्टिसिपेट करे, जिस फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में वो एज ए डायरेक्टर पार्टिसिपेट करे, उस बोर्ड मीटिंग में MBP 1 लेते हुए आए कि भाई मैं डायरेक्टर हूं, मेरा ये इंटरेस्ट है, आप देख के खत्म करो। पॉइंट समझ में आया अपने को? अब मान लो 15 मई को उसका अपॉइंटमेंट हुआ, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग हुई 2 जून को। 2 जून वाली मीटिंग उसने अटेंड नहीं की, तो क्या उसका इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना अभी 2 जून वाली मीटिंग में जरूरी है? वो तो आया नहीं, तो क्या बाय पोस्ट भेजे? बोले जरूरी नहीं है, क्योंकि लिखा क्या है? जिस बोर्ड मीटिंग में वो पार्टिसिपेट करे, जिस बोर्ड मीटिंग में वो क्या करे? पार्टिसिपेट करे, उस बोर्ड मीटिंग में इंटरेस्ट का डिस्क्लोजर जरूरी है। 2 जून की मीटिंग में वो आया ही नहीं, 15 मई को उसका अपॉइंटमेंट हुआ, 15 मई के बाद पहली मीटिंग हुई 2 जून को, वो आया ही नहीं। उसके बाद अगली मीटिंग हुई 5 अगस्त को, जिसे उसने अटेंड किया, जिसमें उसने पार्टिसिपेट किया, 5 जून की मीटिंग के अंदर लेकर आ जाए। पॉइंट क्लियर हुए आपको? चलो फिर क्या दिया? अब अच्छा एक बात बताने रह गया, मान लो उसने 2 जून को क्या दे दिया? इंटरेस्ट डिस्क्लोज कर दिया 2 जून 22 को। तो ये कब तक के लिए वैलिड है? 31 मार्च 2023 तक के लिए वैलिड है। मतलब जब आपने इंटरेस्ट डिस्क्लोज किया था, उस डेट से लेकर जब फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, जब आपने इंटरेस्ट डिस्क्लोज किया था उस डेट से लेकर जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है, आपने इंटरेस्ट डिस्क्लोज किया 2 जून 2022 को, उसके बाद फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ 31 मार्च 23 को, तो हमारा डिस्क्लोजर भी खत्म हो जाएगा। फिर क्या नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया। कब स्टार्ट हुआ? तो बोले 1 अप्रैल 2023 को स्टार्ट हुआ। कब तक चलेगा? 31 मार्च 24 तक चलेगा, है ना। 1 अप्रैल 23 को स्टार्ट हुआ, कब तक चलेगा? 31 मार्च 24 तक चलेगा। तो बोले अब आप एक काम करो, इस फाइनेंशियल ईयर की, हर फाइनेंशियल ईयर की जो भी फर्स्ट बोर्ड मीटिंग हो, चाहे आप पार्टिसिपेट करो या ना करो, पार्टिसिपेट करना वाला पॉइंट पहले वाले में दिया है। फर्स्ट बोर्ड मीटिंग जो आपके अपॉइंटमेंट के बाद होती है, जिसमें आप पार्टिसिपेट करते हो, उसमें डिस्क्लोजर। उसके बाद हर साल की जो पहली बोर्ड मीटिंग होती है, तो नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 24 तक का, मान लो पहली मीटिंग हो रही है
हाँ, पहली मीटिंग कब हो रही है? तो बोले 10 अप्रैल 2023 को। तो 10 अप्रैल 2023 की जो मीटिंग है उसमें आपको MVP 1 रखना है, चाहे आप मीटिंग में पार्टिसिपेट करो या ना करो। पार्टिसिपेट वाला वर्ड पहले पॉइंट में दिया है, दूसरे में नहीं दिया है। पार्टिसिपेट वाला वर्ड पहले पॉइंट में दिया है, दूसरे में नहीं दिया है। ठीक है, अब 10 अप्रैल 2023 को आपने डिस्क्लोज किया, ये कब तक वैलिड होगा? 31 मार्च 24 तक, है ना? कब तक वैलिड होगा बेटा ये? तो वर्ड क्या दिया हुआ है? एवरी फाइनेंशियल ईयर। तो 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 24 तक ये जो डिस्क्लोजर था वैलिड रहेगा। 31 मार्च 24 को ये आपने जो MVP 1 फाइल किया था ये खत्म हो जाएगा, है ना? फिर क्या होगा? अगला फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाएगा। अगला फाइनेंशियल ईयर कब से? 1 अप्रैल 24 से लेकर 31 मार्च 25 तक, है ना? तो इसके बीच के लिए फिर क्या? तो वही बोला ना, हर फाइनेंशियल ईयर की पहली बोर्ड मीटिंग चाहे आप अटेंड करो या ना करो, हर फाइनेंशियल ईयर की पहली बोर्ड मीटिंग चाहे आप अटेंड करो या ना करो, उसमें आपको MVP 1 फाइल करना है। हर फाइनेंशियल ईयर की पहली बोर्ड मीटिंग चाहे आप अटेंड करो या ना करो, उसमें आपको MVP 1 फाइल करना है। ये चीज आई समझ में? तो पहला डिस्क्लोजर हम कब देंगे? तो बोले अपॉइंटमेंट के बाद जो पहली बोर्ड मीटिंग हम पार्टिसिपेट करते हैं, जिस पहली बोर्ड मीटिंग में हम पार्टिसिपेट करते हैं उसमें हम डिस्क्लोजर दे देंगे। उसके बाद वो डिस्क्लोजर वैलिड कब तक रहेगा? बोले केवल उस फाइनेंशियल ईयर तक रहेगा। बोले उस फाइनेंशियल ईयर के बाद क्या? तो बोले जैसे ही अगला फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो, उसकी जो पहली बोर्ड मीटिंग हो, चाहे आप पार्टिसिपेट करो या ना करो, वो बोर्ड मीटिंग आप अटेंड करो या ना करो, आपको MVP 1 फाइल कर देना है। ठीक है, फिर क्या? बोले उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर वो खत्म हो जाएगा। नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ, फिर नई पहली बोर्ड मीटिंग हुई उस फाइनेंशियल ईयर की, फिर डिस्क्लोजर दे दो। उसके बाद फिर फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ, उसकी पहली बोर्ड मीटिंग में फिर डिस्क्लोजर दे दो। ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस है। हर फाइनेंशियल ईयर की पहली बोर्ड मीटिंग आप पार्टिसिपेट करो चाहे ना करो, हर फाइनेंशियल ईयर की पहली बोर्ड मीटिंग आप पार्टिसिपेट करो चाहे ना करो, MVP 1 आपको देना है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट क्या बोलता है कि बोले मैंने MVP 1 फाइल किया, जैसे हमने फाइल किया था 10 अप्रैल 23 को। कब तक वैलिड होना था वो? 31 मार्च 24 तक। ठीक है, अब क्या हुआ? जो डिस्क्लोजर मैंने दिया था उस डिस्क्लोजर में चेंज आ गया। जो डिस्क्लोजर मैंने दिया था उस डिस्क्लोजर में चेंज आ गया। चेंज आ गया मतलब क्या? जैसे मैंने 10 अप्रैल को जो डिस्क्लोजर दिया उसमें बताया था रिलायंस कंपनी में मेरी होल्डिंग है 3%, रिलायंस कंपनी में मेरी होल्डिंग है 3%, है ना? बट ड्यूरिंग द ईयर मैंने और शेयर एक्वायर कर लिए, होल्डिंग बढ़ के 4% हो गई। या ड्यूरिंग द ईयर मैंने 3% वाले शेयर्स में से आधा % शेयर बेच दिए, या ड्यूरिंग द ईयर मैं रिलायंस के अलावा और किसी कंपनी का डायरेक्टर बन गया, या ड्यूरिंग द ईयर मैंने और किसी फर्म को भी एज अ पार्टनर ज्वाइन कर लिया। कहने का मतलब 10 अप्रैल 23 को जो मैंने डिस्क्लोजर दिया था, 10 अप्रैल 23 को जो मैंने डिस्क्लोजर दिया था उसमें चेंज आ गया। 10 अप्रैल 23 को जो मैंने डिस्क्लोजर दिया था उसमें क्या आ गया? चेंज आ गया। कब आया? मान लो चेंज आया है 12 नवंबर 23 को, मान लो चेंज आया है 12 नवंबर 23 को, तो 12 नवंबर 23 के बाद जो पहली बोर्ड मीटिंग हो, 12 नवंबर 23 के बाद जो पहली बोर्ड मीटिंग हो, उस पहली बोर्ड मीटिंग में मैं वापस से नया MVP 1 फाइल कर दूं, ये बोलकर कि जो पुराना MVP 1 दिया था उसमें ये चेंज आए हैं, अपडेटेड डिस्क्लोजर ये है। आप समझे मेरी बात? तो आपको 3 बार डिस्क्लोजर करना है। 2 तो टाइम बाउंड है, एक इवेंट पर बेस्ड है। टाइम बाउंड है मतलब बोले जब आप अपॉइंट हुए थे, अपॉइंट होने के बाद जो पहली बोर्ड मीटिंग में आपने पार्टिसिपेट किया था उसमें कर दो, और उस फाइनेंशियल ईयर खत्म होने तक वो वैलिड रहेगा। फिर जैसे ही वो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ, तो हर फाइनेंशियल ईयर की पहली बोर्ड मीटिंग में चाहे आप अटेंड करो या ना करो, डिस्क्लोजर देना है। ये हर साल होता जाएगा। हर साल जो बोर्ड मीटिंग होगी उसकी, हर साल जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा उसकी पहली बोर्ड मीटिंग में आप डिस्क्लोजर दे दोगे। इस चीज आई समझ में? तीसरा क्या बोला? बोले तीसरे में ये बोला है कि अगर आपने जो डिस्क्लोजर दिया था
उसमें कोई चेंज आ गया है तो चेंज आने के बाद जो पहली बोर्ड मीटिंग हो उसमें आप वापस से डिस्क्लोजर दे दो। आपने जो डिस्क्लोजर दिया था उसमें चेंज आया है तो चेंज आने के बाद जो पहली बोर्ड मीटिंग हो उसमें वापस से आप डिस्क्लोजर सबमिट कर दो। ये चीज आई समझ में? हो जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्या दिया है कि अच्छा यहां ये चीज ध्यान रखने की है, क्या लिखा हुआ है? एट फर्स्ट बोर्ड मीटिंग। सेकंड में क्या लिखा है? फर्स्ट बोर्ड मीटिंग। मैंने बोला था डायरेक्टर दो तरह से काम करते हैं, हमने पढ़ा था, है ना? एक तो बोर्ड मीटिंग में, दूसरा आरबीसी, रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, सेक्शन 175। इंटरेस्ट का डिस्क्लोजर बोर्ड मीटिंग में ही होगा, आरबीसी से नहीं हो सकता। इंटरेस्ट का डिस्क्लोजर बोर्ड मीटिंग में ही होगा, आरबीसी से नहीं हो सकता है। रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से आप इंटरेस्ट डिस्क्लोज नहीं कर सकते हो। इंटरेस्ट का डिस्क्लोजर केवल बोर्ड मीटिंग में ही हो सकता है ना? अब मालूम पड़ा कि जो बोर्ड मीटिंग हुई, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ, जो पहली बोर्ड मीटिंग हुई उसमें मैं जा ही नहीं पा रहा हूं, तो भी मुझे इंटरेस्ट तो डिस्क्लोज करना है, तो मैं बाय पोस्ट कंपनी के पास भेज दूं मेरा इंटरेस्ट का डिस्क्लोजर एंड इंश्योर करूं कि फर्स्ट बोर्ड मीटिंग के अंदर उस डिस्क्लोजर को रख दिया जाए, या इंश्योर करूं कि मैंने जब कंपनी को इंटरेस्ट का डिस्क्लोजर दिया था, मैंने बोर्ड मीटिंग में नहीं दिया, मैं बोर्ड मीटिंग में नहीं दे पाया, तो मैंने जब भी कंपनी को इंटरेस्ट का डिस्क्लोजर दिया उसके बाद जो भी बोर्ड मीटिंग हो उस बोर्ड मीटिंग में उस डिस्क्लोजर को रख दिया जाए, उस बोर्ड मीटिंग में डायरेक्टर उस डिस्क्लोजर को डिस्कस कर लें। आपको समझ में आई मेरी बात? या तो आप इंटरेस्ट का डिस्क्लोजर बोर्ड मीटिंग में ही करो, अगर आपने बोर्ड मीटिंग में नहीं किया है देन इट्स योर ड्यूटी टू इंश्योर कि डिस्क्लोजर के बाद जो पहली बोर्ड मीटिंग हुई है, डिस्क्लोजर के बाद जो पहली बोर्ड मीटिंग हुई है उसमें आप उस डिस्क्लोजर को रख दो। बोर्ड मीटिंग में उसे रखा जाना जरूरी है, उसे आरबीसी से डिस्कस नहीं किया जा सकता है। क्यों? ये पॉइंट जो है एट अ मीटिंग ऑफ बोर्ड ये यही बताते हैं। हो जाएगा? चलिए फिर क्या बोला है? जितने भी नोटिस है ना उन्हें सबको रजिस्टर्ड ऑफिस पे संभाल कर रखना है। जितने डायरेक्टर्स ने नोटिस दिए ना सबको कहां रखना है? रजिस्टर्ड ऑफिस पे संभाल कर रखना। कितने साल तक? 8 साल तक। कब से 8 साल? तो बोले जब डिस्क्लोजर दिया था ना, जिस फाइनेंशियल ईयर में डिस्क्लोजर दिया था ना उस फाइनेंशियल ईयर से 8 साल तक। जैसे 2024 में डिस्क्लोजर दिया तो 32 तक संभाल के रखना है। कौन संभाल के रखेगा? बोले कंपनी सेक्रेटरी की सेफ कस्टडी में रहेंगे। किसकी सेफ कस्टडी में रहेंगे? कंपनी सेक्रेटरी की। बोले कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो बोले जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिस अथॉरिटी को अथॉराइज कर देना इस पर्पज से कि भाई तेरी ड्यूटी है संभाल के रखने की, वो इन चीजों को क्या रखेगा? संभाल कर रखेगा। ये पॉइंट आ गया समझ में अपने को? चल, तो यही दिया है कि ऑल नोटिसेस शैल बी केप्ट एट रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। कब तक के लिए? 8 ईयर्स के लिए। कब से? बोले फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, जिसमें दिया गया था तब से। किसकी कस्टडी में? कंपनी सेक्रेटरी की। कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो जो बोर्ड अथॉराइज कर दे उस पर्सन की कस्टडी में। क्लियर है? फिर क्या बोला है? नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है कि जैसे हमारी कंपनी है ना, हमारी कंपनी कौन सी है? RIL, जिसमें शर्मा जी क्या हैं? डायरेक्टर हैं। अब हमारी कंपनी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है या अरेंजमेंट कर रही है या प्रपोज्ड कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट है, ठीक है। हमारी कंपनी है RIL। पहले मैं एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करता हूं, फिर ये पॉइंट्स देखते हैं। हमारी कंपनी कौन सी है? RIL। हमारी कंपनी जो है उसके डायरेक्टर हैं शर्मा जी। अब हमारी कंपनी कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रही है या अरेंजमेंट कर रही है या प्रपोज्ड कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट है, किसके साथ? तो बोले किसी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट के साथ। किसके साथ? तो बोले किसी फर्म के साथ। 2 पॉइंट्स दिए, आगे जो 2 पॉइंट्स दिए ना आपको, ठीक है, आगे जो 2 पॉइंट्स दिए हैं उन्हीं के बारे में बताया है, ठीक। चलो वापस से देखते हैं क्या बोला अपन ने कि भाई हमारी जो कंपनी है वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है या अरेंजमेंट कर रही है या प्रपोज कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट है,
किसके साथ? तो बोले किसी बॉडी कॉर्पोरेट के साथ। अब बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर इंडियन कंपनी भी आएगी एंड फॉरेन कंपनी भी आएगी। बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर बता चुका हूं मैं, इंडियन कंपनी भी आएगी, फॉरेन कंपनी भी आएगी। उनके साथ ट्रांजैक्शन हो रहा है और उसमें हमारे जैसे डायरेक्टर हैं शर्मा जी, वो इंटरेस्टेड हैं या उनका कोई कंसर्न है। उनका कंसर्न या इंटरेस्ट किस तरह से है? तो बोले वो हमारी कंपनी के क्या हैं? तो बोले वो सामने वाली कंपनी के प्रमोटर हैं, मैनेजर हैं, सीईओ हैं, है ना। वो क्या है उस कंपनी में? या तो प्रमोटर हैं, या क्या है मैनेजर हैं, या क्या है सीईओ हैं, या उनकी उस कंपनी में होल्डिंग जो है, उनकी उस कंपनी में होल्डिंग जो है अकेले या टुगेदर विथ अदर डायरेक्टर्स कितनी है? मोर देन 2%, है ना। चले, क्या बोला है कि किसी बॉडी कॉर्पोरेट के साथ ट्रांजैक्शन किया जिसमें डायरेक्टर दूसरे डायरेक्टर के साथ मिलकर मोर देन 2% शेयर होल्डिंग रखता है ना। वापस से लेते हैं, देखो पहले जो मैंने डायग्राम बनाया है उससे समझते हैं, फिर अपन जो लिखा वो पढ़ाता हूं। सबसे पहले हमने बोला हमारी कंपनी है। हमारी कंपनी कौन सी? रिलायंस कंपनी है। उसके डायरेक्टर कौन है? शर्मा जी हैं, है ना। फिर हमारी कंपनी क्या कर रही है? कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, कोई अरेंजमेंट कर रही है, या प्रपोज कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट कर रही है, ठीक है। किसके साथ? तो बोले किसी बॉडी कॉर्पोरेट के साथ। तो बोले बॉडी कॉर्पोरेट में इंडियन कंपनी भी आती है, फॉरेन कंपनी भी आती है। बॉडी कॉर्पोरेट में इंडियन कंपनी भी आती है, फॉरेन कंपनी भी आती है ना। उसमें हमारे डायरेक्टर का इंटरेस्ट है। कैसा इंटरेस्ट है? बोले हमारी कंपनी का डायरेक्टर उस बॉडी कॉर्पोरेट का प्रमोटर है। हमारी कंपनी का डायरेक्टर उस बॉडी कॉर्पोरेट का प्रमोटर है। हमारी कंपनी का डायरेक्टर उस बॉडी कॉर्पोरेट का मैनेजर है। हमारी कंपनी का डायरेक्टर उस बॉडी कॉर्पोरेट का सीईओ है। या हमारी कंपनी के डायरेक्टर की वहां शेयर होल्डिंग है। हमारी कंपनी के डायरेक्टर की वहां पर क्या है? शेयर होल्डिंग है, ठीक है। शेयर होल्डिंग अकेले डायरेक्टर की मतलब केवल शर्मा जी की हो सकती है, या मान लो हमारी कंपनी में 5 डायरेक्टर और हैं तो 5 + 1 शर्मा जी, इन सब की मिलाकर होल्डिंग कितनी है? मोर देन 2%। इनकी शेयर होल्डिंग कितनी है? मोर देन 2%। ये समझ में आया? वापस से, हमारी कंपनी जो भी कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट कर रही है किसी बॉडी कॉर्पोरेट के साथ, बॉडी कॉर्पोरेट मतलब इंडियन कंपनी भी हो सकता है, फॉरेन कंपनी भी हो सकता है, एंड उस बॉडी कॉर्पोरेट में या तो हमारी कंपनी का जिस बॉडी कॉर्पोरेट के साथ ट्रांजैक्शन हो रहा है उस बॉडी कॉर्पोरेट में हमारी कंपनी का डायरेक्टर उस बॉडी कॉर्पोरेट का या तो प्रमोटर है, या मैनेजर है, या सीईओ है, या उसकी होल्डिंग कितनी है? 2% से ज्यादा है। उसकी होल्डिंग कितनी है? 2% से ज्यादा है। तो ऐसी सिचुएशन में उस बॉडी कॉर्पोरेट के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हो, तो उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह से सेकंड पॉइंट दिया है कि कोई फर्म या अदर एंटिटी है ना, कोई फर्म या अदर एंटिटी है जिसमें डायरेक्टर क्या है? ऑनर है, या क्या है? पार्टनर है ना, या उससे अदरवाइज क्या है? एसोसिएटेड है। तो एक तरफ आपको दिया है बॉडी कॉर्पोरेट के बारे में, दूसरी तरफ आपको दिया है फर्म या अदर एंटिटी के बारे में। एक तरफ आपको दिया है बॉडी कॉर्पोरेट के बारे में, दूसरी तरफ आपको दिया है फर्म या अदर एंटिटी के बारे में। तो बोले बॉडी कॉर्पोरेट में अगर हमारी कंपनी का डायरेक्टर, हमारी कंपनी जिस बॉडी कॉर्पोरेट के साथ ट्रांजैक्शन कर रही है उस बॉडी कॉर्पोरेट में हमारी कंपनी का डायरेक्टर प्रमोटर है, सीईओ है, या मैनेजर है, या उसकी अकेले की होल्डिंग या हमारी कंपनी के दूसरे डायरेक्टर के साथ मिलाकर होल्डिंग 2% से ज्यादा है, या हम किसी फर्म या दूसरी एंटिटी के साथ, दूसरी एंटिटी मतलब ट्रस्ट है, सोसाइटी है, इनके साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। हमारी कंपनी किसी पार्टनरशिप फर्म के साथ या किसी ट्रस्ट के साथ या किसी सोसाइटी के साथ, इनके साथ ट्रांजैक्शन कर रही है ना। एंड जिस फर्म या ट्रस्ट या सोसाइटी के साथ, एंटिटी मतलब सब आ गए इसमें, सब इनके साथ ट्रांजैक्शन कर रही है, हमारी कंपनी का डायरेक्टर उसका ऑनर है, या क्या है? पार्टनर है, या क्या है? एसोसिएटेड है, मेंबर है। तो फिर आपको अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना पड़ेगा। कहां पर? बोर्ड मीटिंग में करना पड़ेगा। कौन सी बोर्ड मीटिंग में? जिस बोर्ड मीटिंग में आप इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या करोगे? डिस्कस करोगे। एंड आप इंटरेस्ट डिस्क्लोज करने के बाद उसमें क्या नहीं करोगे? पार्टिसिपेट नहीं करोगे।
पार्टिसिपेट नहीं करोगे मतलब आप वोट नहीं दे सकते, आप डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, आप कोरम के लिए काउंट नहीं होंगे। ये पॉइंट आ गया समझ में अपने को। दो तरह से डिस्क्लोजर समझ में आता बेटा। ये जो ऊपर डिस्क्लोजर दिया था, ये जो ऊपर डिस्क्लोजर दिया था, ये जनरल डिस्क्लोजर था कि जनरली हमने पहली बोर्ड मीटिंग में बता दिया क्या कि हमारा ये इंटरेस्ट है, फिर भले उन व्यक्तियों के साथ हमारा ट्रांजैक्शन हो चाहे ना हो। जनरली हमने हर फाइनेंशियल ईयर के पहले बता दिया कि हमारा इंटरेस्ट है। जनरली हमने बता दिया सारी चीजें कि भाई हमारा ये इंटरेस्ट है, ताकि जब इन पर्सन के साथ ट्रांजैक्शन हो तो हमें बार बार डिस्क्लोजर नहीं देना पड़ेगा। दूसरा ये क्या, ये हमने स्पेसिफिक डिस्क्लोजर दे दिया स्पेसिफिक कंडीशन में कि ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट के साथ हो रहा है जिसमें ये है, या ऐसी फर्म या एंटिटी के साथ हो रहा है जिसमें ये है। तो हमने जब ट्रांजैक्शन डिस्कस हो रहा था, जब ट्रांजैक्शन डिस्कस हो रहा था उसी समय हमने क्या कर दिया, बता दिया कि इसमें मेरा इंटरेस्ट है, फिर हमने डिस्कशन में पार्टिसिपेट ही नहीं किए। ये पॉइंट आया समझ में अपने को। फिर आगे बोला है कि अगर जब वो कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट हुआ था, जब वो कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट हुआ था तब क्या नहीं था, डायरेक्टर इंटरेस्टेड नहीं था। आज हमने किसी कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन किया, मान लो हमारी कंपनी है RIL, है ना, एक दूसरी कंपनी है ABC लिमिटेड। RIL के डायरेक्टर हैं शर्मा जी। RIL के किसी डायरेक्टर का ABC लिमिटेड में कोई इंटरेस्ट नहीं है, RIL के किसी भी डायरेक्टर का ABC लिमिटेड में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब RIL ने ABC लिमिटेड के साथ ट्रांजैक्शन किया, है ना, मान लो ट्रांजैक्शन हो गया 10 अगस्त को। ट्रांजैक्शन कब हो गया, 10 अगस्त को। बहुत अच्छी बात है, हो गया। किसी डायरेक्टर का इंटरेस्ट था क्या, नहीं था। तो किसी ने इंटरेस्ट डिस्क्लोज किया क्या, नहीं किया। अब ये ट्रांजैक्शन हुआ, उसके बाद मान लो 15 दिसंबर को, है ना, ये ट्रांजैक्शन 10 अगस्त को हो गया, उसके बाद एक डेट पकड़ी हमने बोला 15 दिसंबर को शर्मा जी इस कंपनी के क्या बन गए, CEO बन गए। शर्मा जी इस कंपनी के क्या बन गए, CEO बन गए। तो ट्रांजैक्शन ABC लिमिटेड के साथ 10 अगस्त को हुआ था, तब शर्मा जी का इंटरेस्ट था नहीं, तो उन्होंने डिस्क्लोज किया नहीं। बट ट्रांजैक्शन होने के बाद अगर इंटरेस्ट आ गया है, ट्रांजैक्शन होने के बाद अगर इंटरेस्ट आ गया है, तो ऐसी सिचुएशन में जब इंटरेस्ट आया था उसके इमीडिएटली, फोर्थविथ मतलब क्या बताया मैंने आपको, इमीडिएटली विदाउट डिले आप अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज कर दो। आप बता दो यार ABC के साथ जो ट्रांजैक्शन हुआ था ना 10 अगस्त को, तब तो मैं इंटरेस्टेड नहीं था, बट मेरा 15 दिसंबर को इंटरेस्ट आया है, तो 15 दिसंबर के बाद मैंने अपना ये इंटरेस्ट उसके अंदर डिस्क्लोज कर दिया। या उसके बाद जो पहली बोर्ड मीटिंग होती है, उसके बाद जो भी पहली बोर्ड मीटिंग होती है, उस बोर्ड मीटिंग के अंदर आप अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज कर दो। समझ में आया पॉइंट। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। अब समझ के चलें कि डायरेक्टर, चाहे किसी भी कंपनी का डायरेक्टर हो, प्राइवेट कंपनी का हो चाहे पब्लिक कंपनी का हो, है ना, पहली चीज इंटरेस्ट का डिस्क्लोजर तो प्राइवेट कंपनी को भी करना है, पब्लिक कंपनी के डायरेक्टर को भी करना है ना। डायरेक्टर चाहे प्राइवेट कंपनी का हो, डायरेक्टर चाहे पब्लिक कंपनी का हो, अगर उसका इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट का डिस्क्लोजर तो उसे करना है, ठीक। उसके बाद क्या, तो बोले क्या वो फिर पार्टिसिपेट कर पाएगा, तो प्राइवेट कंपनी का है तो कर पाएगा, पब्लिक कंपनी का है तो नहीं कर पाएगा। उसके बाद क्या, वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर पाएगा, बोले प्राइवेट कंपनी का है तो कर पाएगा, पब्लिक कंपनी का है तो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। बोले पार्टिसिपेट मतलब क्या, तो बोले ना तो वो उस मैटर को डिस्कस करेगा, ना वो उस मैटर पर वोट देगा, ना ही उस मैटर के कोरम के लिए काउंट होगा। ना तो उस मैटर को डिस्कस करेगा, ना ही वो उस मैटर पर वोट देगा, ना ही वो उस मैटर के कोरम के लिए काउंट किया जाएगा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो उन्होंने लिखा 184 प्राइवेट कंपनी पर लगता तो है, बट एक्सेप्शन ये है कि इंटरेस्टेड डायरेक्टर कैन पार्टिसिपेट एंड वोट ऑन द मैटर इन विच दे आर इंटरेस्टेड, बट आफ्टर प्रोवाइडिंग डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट। फिर समझना, डायरेक्टर प्राइवेट का हो चाहे पब्लिक का हो, इंटरेस्ट का डिस्क्लोजर
MBP1 तो सबको देना पड़ेगा ऊपर वाले प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली। बोले इंटरेस्ट डिस्क्लोज करने के बाद प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर की पोजीशन क्या है, तो बोले वो पार्टिसिपेट भी कर सकता है, वोट भी दे सकता है, कोरम के लिए काउंट भी होगा। लेकिन जो पब्लिक कंपनी का है, ना तो वो डिस्कशन करेगा, ना वोट दे सकता है, ना कोरम के लिए काउंट होगा। क्यों? पब्लिक कंपनी में पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है, जबकि प्राइवेट कंपनी के अंदर फैमिली कंसर्न होती है, हमारा ही सब कुछ है, इसलिए एग्जम्पशन दे दिया गया है। ये पॉइंट आया समझ में? फिर बोल दिया है नथिंग इन दिस सेक्शन, एक तरह से बता दिया है कि अगर रिस्ट्रिक्ट किया गया है किसी भी डायरेक्टर को, किसी भी लॉ में, किसी दूसरे लॉ में, किसी भी प्रोविजन के अंदर किसी डायरेक्टर को अगर रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि वो किसी तरह का इंटरेस्ट या कंसर्न किसी कंपनी में नहीं रखेगा, तो फिर वो नहीं रख सकता है ना। जैसे यहां हमने इंटरेस्ट रखने की मनाही ही नहीं की है, हमने ये नहीं बोला है कि डायरेक्टर इंटरेस्ट नहीं रखेगा, वो इंटरेस्ट तो रख सकता है, बट इंटरेस्ट रखने के साथ वो अपने इंटरेस्ट का डिस्क्लोजर देगा। वो इंटरेस्ट तो रख सकता है, बट इंटरेस्ट रखने के साथ वो अपने इंटरेस्ट का क्या देगा? डिस्क्लोजर। उसे बताना जरूरी है, अपने इंटरेस्ट का डिस्क्लोजर देना जरूरी है। इंटरेस्ट रखने की मनाही नहीं की, आप समझे ना, इंटरेस्ट रखने की मनाही नहीं की है 184 में। बोला तेरा इंटरेस्ट ना, तू बता दे यार, बस। ऐसा नहीं कि तेरे इंटरेस्ट है तो हम तेरे को कंपनी से भगा देंगे या डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा, नहीं, तू बता दे, छुपा मत, बता दे। लेकिन अगर किसी लॉ में मना किया था डायरेक्टर को इंटरेस्ट रखने से, तो फिर डायरेक्टर इंटरेस्ट नहीं रखेगा, और अगर डायरेक्टर ने इंटरेस्ट उस तरह से रखा तो फिर वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। तो ये सेक्शन किसी पर्सन को इंटरेस्ट रखने से रोकता नहीं है। लेकिन अगर किसी दूसरे लॉ में, किसी दूसरे रूल्स एंड रेगुलेशन में इंटरेस्ट रखने की मनाही है, तो फिर मनाही है। ये सेक्शन उस दूसरे लॉ को रोक नहीं रहा है। समझ में आ गया आपको मेरी बात? फिर बोल दिया है, ये ऊपर वाले पॉइंट का है कि दो कंपनी के बीच में अगर ट्रांजैक्शन होता है, समझा दिया मैंने, दो कंपनी के बीच में ट्रांजैक्शन होता है, जैसे अभी पढ़ा था ना, बॉडी कॉर्पोरेट के साथ ट्रांजैक्शन होता है और आपका इंटरेस्ट 2% से ज्यादा है तो डिस्क्लोज करना है। अगर आपका इंटरेस्ट 2% या कम है तो डिस्क्लोज नहीं करना है ना। सही बोले ना भाई, आपका इंटरेस्ट अगर 2% से ज्यादा है तो डिस्क्लोज करना है, 2% या उससे कम है तो करना है क्या? नहीं। तो यहां पर भी वही दिया ना कि अगर आपका इंटरेस्ट नॉट मोर देन 2% है, 2% से ज्यादा नहीं है, 2 या उससे कम है, तो फिर आपके ऊपर ये सेक्शन नहीं लगता है, आपको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। आप समझ में आई मेरी बात? क्या बोला कि अगर आपका इंटरेस्ट, ऊपर वाले पॉइंट में हमने पढ़ा ना, यहां ऊपर वाले पॉइंट में उन्होंने साफ साफ क्या लिखा था, कहां गया? हाँ, क्या लिखा था? मोर देन 2%, मतलब 2 और लेस है तो ये प्रोविजन लगेगा ही नहीं। बस उसी चीज को इन्होंने यहां रिप्रोड्यूस कर दिया है। क्या कि अगर किसी कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन हो रहा है और उसमें आपकी होल्डिंग 2% से कम है, 2% या उससे कम है, या यूं कहो 2 से ज्यादा नहीं है, तो फिर नहीं लगता। ठीक। फिर नेक्स्ट क्या बोला है कि अब हमने बोला था डायरेक्टर को इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना है ना, डायरेक्टर को बोला था पार्टिसिपेट मत करना, बट अगर उसने इंटरेस्ट डिस्क्लोज नहीं किया, ये डिस्क्लोज तो किया बट पार्टिसिपेट कर लिया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है एट द ऑप्शन ऑफ कंपनी। मतलब कंपनी अगर चाहेगी कि उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर ले तो करेगी, बट कंपनी चाहती है कि उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करे, मना कर देगी वापस से। क्या बोला है कि भाई अगर कोई डायरेक्टर विदाउट डिस्क्लोजर या विथ पार्टिसिपेशन ऑफ डायरेक्टर, जिसमें वो इंटरेस्टेड, सिंपल वर्ड में लेते हैं यार कि डायरेक्टर इंटरेस्टेड था बट बताया नहीं, या बता तो दिया बट पार्टिसिपेट कर लिया, जबकि पब्लिक कंपनी वाले को पार्टिसिपेट करने से मना किया था, तो बोले उस कॉन्ट्रैक्ट का होगा क्या? बोले कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ कंपनी, मतलब कंपनी इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। ये समझ में आ गया? एंड लास्ट, जिस डायरेक्टर ने इस प्रोविजन का नॉन कंप्लायंस किया उसे इम्प्रिजनमेंट है, कितने का? बोले 1 साल का। फाइन अलग लगेगा, कितने का? 1 लाख का। एंड इसके अलावा सेक्शन 167 जो वेकेशन के ग्राउंड्स बताता है, वेकेशन ऑफ ऑफिस याद है ना 167, उसमें डायरेक्टर का ऑफिस वेकेंट हो जाएगा।
ये समझ में आया? वापस से, जिस डायरेक्टर ने इन सेक्शन 184 का नॉन कंप्लायंस किया, नॉन कंप्लायंस कैसे होगा? बोले इंटरेस्ट डिस्क्लोज नहीं किया, या डिस्क्लोज तो किया, पब्लिक कंपनी का था, पार्टिसिपेट कर लिया, तो 1 साल की सजा होगी और कितने का फाइन लगेगा? 1 लाख का। एंड उसके अलावा सेक्शन 167 जो वेकेशन के ग्राउंड बताता है, उसमें आपकी पोस्ट क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी। ठीक है, तो ये सेक्शन कंप्लीट होता है।